बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट है। मैंने व्हाट्सएप पे ऑलरेडी आपको बताया है, लेकिन फिर भी आपने पोर्टल देखा होगा। पोर्टल के वीक नंबर 14 में जहाँ पे डिस्चार्ज मेजरमेंट का लेक्चर है, वहाँ पे दो चीज़ें नहीं आई है। एक टीचर इन कोर्स एवेल्युएशन, ठीक है, नज़र आ रहे हैं आप लोगों को? जी सर, आ रहा है ना। ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट्स, ये इवैल्यूएशन मस्ट है, ये आप सब ने करना है। अगर नहीं करेंगे तो याद रखिए फिर आपका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है, फाइनल जो रिजल्ट होगा। तो ये आपने कंप्लीट करना है। सेकंड, आपको मैंने एक छोटी सी असाइनमेंट भी दिया है, असाइनमेंट नंबर 4। ये देखा है किसी ने असाइनमेंट नंबर 4? जी सर, देखें। ठीक है, ये वही उसी तरह का क्वेश्चन है डिस्चार्ज मेजरमेंट का। इसमें तीन चीज़ें आपने मालूम करनी है। एक, डिस्चार्ज इस डेटा से मालूम करें, टोटल डिस्चार्ज, ठीक है। दूसरा, एवरेज वेलोसिटी इस डेटा से कंप्यूट करें। और तीसरा, हाइड्रोलिक डेप्थ, ठीक है। ये अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, डिस्चार्ज मेजरमेंट वाला जो लेक्चर है, उसमें इसी तरह की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यही एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ये आपका असाइनमेंट नंबर 4 है। इसका ड्यू डेट और टाइम चेक करें, उससे पहले पहले उसको सबमिट करें, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि मुझे तो पता नहीं था। ठीक है, सर, क्लियर ये है? एक्सेल में सॉल्व करे कि नहीं, मैनुअली सॉल्व? जैसे आप कर सकते हैं, एक्सेल में आसानी हो तो एक्सेल में करें, मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली का क्या मतलब है? हैंड रिटन तो आपको पता है नहीं कर सकते ना, हैंड रिटन तो आप नहीं कर सकते। मैनुअली ये है कि आप वर्ड में टेबल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे, ठीक है। जिस तरह पेपर में था, वर्ड में टेबल था, उस टेबल में आपने वो डायरेक्ट कैलकुलेटेड वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो उसी तरह आप करेंगे। वर्ड में कर सकते हैं या एक्सेल में आसान हो तो एक्सेल में। कैलकुलेशन एक्सेल में आसान होता है, लेकिन जब हम डेटा वर्ड फॉर्मेट में कर देते हैं, डेटा प्रेजेंटेशन के लिए या डॉक्यूमेंट फॉर्म बनाने के लिए, फिर वर्ड बेस्ट है। तो कैलकुलेशन बेशक आप एक्सेल में करें, वो टेबल फिर वहाँ से कॉपी करके वर्ड में उसके साथ आप इंग्लिश वगैरह कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर पीडीएफ में अपलोड कर दूँ? पीडीएफ में आसानी होगी, अगर आप पीडीएफ में अपलोड करेंगे तो बहुत आसानी होगी, ठीक है। एक और चीज़ याद रखें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट आपको पता है इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम में, इस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं? ऑलमोस्ट 140 या 150 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट का अगर फाइल नेम असाइनमेंट नंबर 4 हो, तो मैं ये असाइनमेंट नंबर 4 के डॉक्यूमेंट जब डाउनलोड करूँगा तो सबके एक नाम से डॉक्यूमेंट आएंगे, यानी तकरीबन 100 या 120 या 140 फाइल आएंगे। और सबका नेम क्या होगा? असाइनमेंट नंबर 4, 1 2 3 4 5। तो इससे कुछ पता नहीं चलता कि ये किसका है। तो जिस तरह आपने पेपर में अपना नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर फाइल नेम में लिखा था, तो इसी तरह उस फाइल का नेम उसी तरह, अगर आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं तो भी ठीक है, या अगर उसके साथ नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो उससे क्लियरली तमाम डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे एक फोल्डर में। तो फोल्डर में खोलूंगा तो मुझे डायरेक्ट पता चलेगा कि ये फलाने बंदे का असाइनमेंट है, ये फलाने का। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। फाइल नेम अपने नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर पे रखिए। नाम अगर नहीं भी है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट लिखे तो ये भी ठीक है। क्लियर है? और फिर उसको अपलोड कर। आज का लेक्चर अभी तक इसमें अपलोड नहीं है, आज का लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। अच्छा, बाकी नाउ लेट्स कम टू द लेक्चर नंबर 14 विच इज हाइड्रोग्राफ, ठीक है। लेक्चर नंबर 14 आप सबको नजर आ रहे हैं? जी सर, आ रहा है ना। This lecture is about hydrograph. And first we will define what is a hydrograph, then types of hydrographs, and parts or components of hydrograph will be discussed, ठीक है। and then factors affecting hydrograph shape, कौन से फैक्टर है जिससे हाइड्रोग्राफ का जो शेप है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। और एट द एंड एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रन ऑफ एस्टिमेशन, रन ऑफ एस्टिमेशन मेथड्स,
ये असल में फ्लड्स एस्टिमेशन के हवाले से, फ्लड हम पहले से एस्टिमेट करते हैं तो उसके हवाले से कुछ मेथड्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ मेथड्स के बारे में थोड़ा आइडिया है और एक मेथड है जिसको हमने डिटेल से पढ़ना है, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है थोड़ा कंसेप्ट याद रखें, ठीक। क्लियर है? तो सबसे पहले व्हाट इज हाइड्रोग्राफ? हाइड्रोग्राफ is the graphical relation between any hydrological quantity and time, ठीक है। hydrograph is what? It is the graphical relation between any hydrological quantity या parameter and time। ग्राफिकल रिलेशन आप जानते हैं, यानी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ में क्या दो एक्सेस है, एक एक्स एक्सेस है और दूसरा वाई एक्सेस है, ठीक है। तो एक्स एक्सेस पे हमेशा टाइम और वाई एक्सेस पे कोई क्वांटिटी, कोई हाइड्रोलॉजिकल क्वांटिटी है। हाइड्रोलॉजिकल क्वांटिटी जो अमूमन हम प्लॉट करते हैं वो एक है स्टेज, दूसरा है वेलोसिटी और तीसरा है डिस्चार्ज। समझ आ रही है? तो यहाँ पे ये तीन चीजें हो सकती है वाई एक्सेस पे, या तो स्टेज होगा, स्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, या डिस्चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। इन तीनों को या इन तीनों ग्राफ का नाम जो है वो क्या है? हाइड्रोग्राफ। इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंगली अगर हमने y एक्सिस पे, x एक्सिस पे तो फिक्स है टाइम है, अगर हमने y एक्सिस पे स्टेज प्लॉट किया है तो उस हाइड्रोग्राफ का नाम फिर क्या होगा? स्टेज हाइड्रोग्राफ होगा। अगर हमने y एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट की है, यानी y एक्सिस पे वेलोसिटी की वैल्यूज है और एक्सिस पे टाइम की वैल्यूज है, तो उस हाइड्रोग्राफ को फिर वेलोसिटी हाइड्रोग्राफ कहते हैं। और अगर y एक्सिस पे डिस्चार्ज की वैल्यू है और x एक्सिस पे टाइम की वैल्यू है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ। क्लियर है? समझ आ रही है? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज अगेंस्ट टाइम, ठीक है। अच्छा, तीनों अब आपको पता चल गया। स्टेज हाइड्रोग्राफ में स्टेज अगेंस्ट टाइम है, वेलोसिटी हाइड्रोग्राफ में वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, और डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ में डिस्चार्ज वर्सेस टाइम है, ठीक है। क्लियर है? लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा मशहूर हाइड्रोग्राफ है वो कौन सा है? वो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम वाला ग्राफ। डिस्चार्ज वर्सेस टाइम वाले ग्राफ को डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ इसका सही नाम है, लेकिन अगर कोई सिर्फ हाइड्रोग्राफ कहता है तो इसका मतलब है कि इससे इस बनने का मतलब क्या है? अगर कोई सिर्फ हाइड्रोग्राफ कहता है तो इससे उसका मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बाकी हाइड्रोग्राफ के बारे में कोई बात करता है तो उसके साथ स्पेसिफिकली कहेगा कि वेलोसिटी हाइड्रोग्राफ या स्टेज हाइड्रोग्राफ, लेकिन डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ के साथ डिस्चार्ज वर्ड कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सिर्फ हाइड्रोग्राफ भी कह दे तो हम ये समझते हैं कि इसका मतलब है डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ। इज दैट क्लियर? जी सर, क्लियर। क्योंकि डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। तो इस वजह से अगर कोई सिर्फ हाइड्रोग्राफ कहता है तो उसका मतलब होता है डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ। इज दैट क्लियर? डिस्चार्ज आप ऑलरेडी जानते हैं, इससे पहले हमने डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है। समझ आ रही है? डिस्चार्ज मेजरमेंट भी हमने डिटेल से डिस्कस किया, और आपको पता है कि डिस्चार्ज की वैल्यू टाइम के साथ वेरी करती है, यानी कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, ठीक है। क्लियर है? और आपको पता है कि ये मेजरमेंट कहाँ पे होती है? किसी भी रिवर में गेजिंग स्टेशन के ऊपर। गेजिंग स्टेशन एक बनाया है, वहाँ पे स्टेज और वेलोसिटी मेजर करते हैं, और उस स्टेज और वेलोसिटी से फाइनली मकसद क्या होता है? डिस्चार्ज मालूम करते हैं, ठीक है। तो यानी डिस्चार्ज टाइम के साथ हम मालूम करते हैं रेगुलरली। उसको अगर हम प्लॉट करें यानी ग्राफ बनाए तो उसका जो ग्राफ होता है वो अमूमन इस किस्म का ग्राफ आ जाता है। आपको नजर आ रहा है ग्राफ? यस सर। तो ये जो ग्राफ है इसको क्या कहते हैं? डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ। अगर यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे टाइम है, या सिंपली हाइड्रोग्राफ भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? डिस्चार्ज वर्सेस टाइम है,
यानी इस टाइम पे डिस्चार्ज कम है और देखिए आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे डिस्चार्ज मैक्सिमम है और फिर उसके बाद डिस्चार्ज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। ये असल में एक प्रेसिपिटेशन का फिनोमेना शो करता है। बारिश, फिलहाल बारिश नहीं है तो डिस्चार्ज कम है, यहाँ पे बारिश नहीं है, यहाँ पे बारिश शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज बढ़ने लगा, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ गई डिस्चार्ज की, ठीक है, इस टाइम पे, और फिर बारिश अभी ख़त्म हो गया या कम हो रहा है तो इस वजह से डिस्चार्ज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, फिर बारिश का इफेक्ट यहाँ पे दोबारा ख़त्म हुआ, नॉर्मल फ्लो जो रिवर में नॉर्मल फ्लो है वही फ्लो फिर जाएगा। इज दैट क्लियर? जी सर क्लियर है। पार्ट्स ऑफ हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ में कॉमनली ये 3 पार्ट्स है। ये अगेन यहाँ पे हाइड्रोग्राफ का एक स्नैपशॉट है या एक फिगर है, इसमें 3 पार्ट्स है। नंबर 1 इज राइजिंग लिम्ब, इसको BC कहते हैं। BC का जो पोर्शन है इसमें ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर राइज हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, राइजिंग लिम्ब, ठीक है। C एक पॉइंट है और इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट या पीक पॉइंट, क्रस्ट या पीक पॉइंट, ठीक है, टॉप मैक्सिमम, ठीक है। और फिर CDE ये वाला जो लिम्ब है इसमें डिस्चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ग्राफ क्या हो रहा है, फॉलिंग कर रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसको फॉलिंग लिम्ब या रिसेशन कर्व कहते हैं। इज दैट क्लियर? जी सर। ये 3 पोर्शंस या 3 पार्ट्स सबको क्लियर है? जी सर क्लियर है। यस सर किसी भी क्लियर है। हाइड्रोग्राफ में ये 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक राइजिंग लिम्ब, दूसरा पीक और तीसरा फॉलिंग लिम्ब या रिसेशन कर्व, ठीक है। ये क्लियर हो गया? सिर्फ इसके 3 नाम है, राइजिंग लिम्ब, क्रस्ट और फॉलिंग लिम्ब या रिसेशन कर्व, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज है और यहाँ पे टाइम। अच्छा, पार्ट्स ऑफ हाइड्रोग्राफ, अब ये थोड़ा डिस्कस करते हैं कि राइजिंग लिम्ब किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्रस्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है और फॉलिंग लिम्ब किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इससे असल में शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ का आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। द शेप ऑफ द राइजिंग लिम्ब डिपेंड्स अपॉन द स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। जो राइजिंग लिम्ब है हाइड्रोग्राफ का, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये बारिश की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक, स्टॉर्म किस किस्म का है, उसका ड्यूरेशन कम है या ड्यूरेशन ज़्यादा है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कम है या इंटेंसिटी ज़्यादा है, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन किस किस्म की है, इस पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोग्राफ में बनाता हूँ ऊपर, और आप ज़रा मुझे बताएं दोनों में क्या फ़र्क है। लेट्स सपोज एक हाइड्रोग्राफ ये है, सिर्फ मैं राइजिंग लिम्ब तक बना रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोग्राफ नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी सर आ रहे। तो आप मुझे बताएं फर्स्ट वन और सेकंड वन, इन दोनों में क्या फ़र्क है, राइजिंग लिम्ब में क्या फ़र्क है। इसका जो राइजिंग लिम्ब है ये किस तरह ऊपर जा रहा है और ये किस तरह ऊपर जा रहा है। सर ये फर्स्ट में जो है तो टाइम ज्यादा है, इस दूसरे वाले में टाइम कम है। फर्स्ट में डिस्चार्ज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, स्लोली बढ़ रहा है, समझ आ रही है, क्लियर है? जी सर। स्लोली इंक्रीज हो रहा है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, रिवर में इंक्रीज हो रहा है, ये याद रखें, जहाँ पे मेजरमेंट हो रही है, ठीक है। और दूसरे में जो डिस्चार्ज है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है, समझ आ रही है। दूसरे हाइड्रोग्राफ में डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है स्पीड के साथ, जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को जहन में रखे, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के साथ कोरिलेट कर, समझ आ रही है, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी। फर्स्ट अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, गौर करें ज़रा, अगर हम अगेन जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, जब आप एक पैरामीटर डिस्कस करते हैं तो उस वक्त बाकी पैरामीटर आप कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है।
तो हमारा कैचमेंट एरिया कांस्टेंट है, रेनफॉल की इंटेंसिटी कांस्टेंट है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है। सिर्फ हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, एक रेनफॉल की ड्यूरेशन ज़्यादा है, दूसरे रेनफॉल की ड्यूरेशन कम है। समझ आ रही है? तो आप मुझे बताएं, ये ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए फर्स्ट होगा या सेकंड होगा? ज़्यादा ड्यूरेशन वाले रेनफॉल के लिए ये फर्स्ट वन होगा सर, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। फर्स्ट वन उस बारिश के लिए है जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा है। समझ आ रही है? आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा। ये जो है ये उस बारिश के लिए है जिसका ड्यूरेशन कम है लेकिन इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। समझ आ रही है? दूसरा जो है सेकंड हाइड्रोग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें ड्यूरेशन कम है, ये देखिए ड्यूरेशन इसका इतना है, ठीक है, लेकिन इस बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंटेंसिटी मीन तेज बारिश है, स्पीड के साथ बारिश है, तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, बहुत जल्दी उसमें इंक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? डिस्चार्ज में तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है, अगर बारिश तेज है तो डिस्चार्ज भी बहुत तेजी के साथ। इसके अलावा एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल पे भी डिपेंड करता है। एरियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर हमारे रिवर से कहीं दूर बारिश ज्यादा है और करीब कम है, समझ आ रही है? गौर से सुने, अगर हमारे जो गेजिंग स्टेशन है उससे दूर कैचमेंट एरिया में किसी जगह पे बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है लेकिन करीबी एरियाज में स्लो स्लो बारिश है, तो फिर भी फर्स्ट वन वाला हाइड्रोग्राफ बनेगा। समझ आ रही है? क्योंकि करीबी एरिया का पानी स्लो स्लो आ रहा है, दूर वाला अभी तक नहीं पहुंचा है, दूर वाला पहुंचेगा तो डिस्चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसमें टाइम लगेगा। समझ आ रही है? तो टाइम लगेगा का मतलब है कि इसका जो राइजिंग लेम है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर राइज होगा। ठीक है, इसके बरक्स अगर करीबी इलाकों में तेज बारिश है और दूर वाले इलाकों में स्लो बारिश है तो फिर क्या होगा, यहाँ देखें, फिर करीबी इलाकों का पानी जल्दी पहुंचता है तो इस वजह से तेजी के साथ इसका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद जो और आ रहा है तो उसकी वजह से उसमें खास इंक्रीज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? जी सर, क्लियर है। ये मैंने राइजिंग लिम्ब के बारे में सिर्फ आपको बता दिया। फिर क्रस्ट सेगमेंट यानी ऊपर कहां तक जाएगा, ये हाइड्रोग्राफ कितना ऊपर जाएगा, इज कंट्रोल बाय द स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो क्रस्ट है अगेन ये भी स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करती है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रीम्स in the area which further depends upon geological structure of the area। समझ आ रही है? यानी जो टॉप है, पीक है या क्रस्ट है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक पे, स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक में वही बारिश की प्रॉपर्टीज आती है, रेनफॉल ड्यूरेशन है, रेनफॉल अमाउंट है और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है, अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जारी है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी ज़्यादा आएगा, ज़्यादा अमाउंट आएगा तो पीक बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। समझ आ रही है? पीक क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? इसके बरक्स अगर अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम है, इंटेंसिटी कम है, ड्यूरेशन भी कम है, तो पीक ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, पानी ज़्यादा नहीं है। तो पीक यहाँ पे देखे कितना ऊपर गया है, यानी ज़्यादा डिस्चार्ज है, और यहाँ पे देखे पीक कम है। क्यों कम है? क्योंकि पानी कम आया है, बारिश इतना नहीं हुआ, इंटेंसिटी कम है, ड्यूरेशन कम है। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक तो स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से मैंने डिस्कस किया। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रीम्स इन द एरिया। स्ट्रीम के बारे में हमने रन ऑफ में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि एरिया में स्ट्रीम किस किस्म के हैं। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रीम एक एफिशिएंट स्ट्रीम होते हैं और एक नॉन एफिशिएंट। नेचुरल स्ट्रीम की बात करते हैं, वो रास्ते जिसमें बारिश का पानी मूवमेंट कर रहा है और जा रहा है रिवर की तरफ। ठीक है, तो वो रास्ते बाज़ औक़ात उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फ्लो हो सकता है और बाज़ औक़ात इसमें तेज़ी के साथ फ्लो नहीं हो सकता। तो जिसमें तेज़ी के साथ फ्लो हो सकता है उसको एफिशिएंट स्ट्रीम या एफिशिएंट चैनल कहते हैं।
अगर आपके एरिया में एफिशिएंट चैनल है, समझ आ रही है, तो फिर क्या होगा, और अगर आपके कैचमेंट एरिया में एफिशिएंट चैनल नहीं है तो फिर क्या होगा। तो अगेन ये दो ग्राफ दोनों सिचुएशन से बनेंगे। देखें जिस तरह मैंने फर्स्ट दो बनाए थे, एक इस तरह ग्राफ होगा, पीक ज्यादा ऊपर जाएगा, और दूसरा ग्राफ जो है वो इस किस्म का होगा। यहाँ और से देखें, इसका पीक ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा लेकिन इसका पीक जो है वो वाइड होगा। इसमें फर्स्ट वन आप मुझे बताएं, ये किस किस्म के स्ट्रीम्स के लिए होगा, कौन से स्ट्रीम्स के लिए फर्स्ट हाइड्रोग्राफ होगा। फर्स्ट में आप जरा और से देखें क्या हो रहा है, तेजी के साथ बढ़ रहा है और मैक्सिमम लेवल तक पहुंच करके फिर नीचे आता है, क्रस्ट तक पहुंचने के बाद फिर नीचे आना शुरू होता है। ठीक है। अच्छा, जो दूसरा है वो स्लोली बढ़ रहा है और मैक्सिमम पे पहुंच करके डायरेक्ट एब्रप्टली नीचे नहीं आता, यानी कुछ वक्त के लिए मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है वो बरकरार रहता है, रिवर में फ्लो करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। क्लियर है। यहाँ पे क्रस्ट देखें, वाइड क्रस्ट है, वाइड, ज्यादा देर के लिए मैक्सिमम डिस्चार्ज है। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्चार्ज बहुत कम टाइम के लिए है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या कौन सा बारिश है, वन वाला कौन सा बारिश है, नहीं सॉरी, कौन सा स्ट्रीम है। कैचमेंट में अगर एफिशिएंट स्ट्रीम है जिसमें तेजी के साथ बारिश का पानी फ्लो कर सकता है तो वो वन वाला ग्राफ बनेगा उस सिचुएशन। ठीक है। लेकिन अगर नॉन एफिशिएंट है, नॉन एफिशिएंट मीन के उसमें तेजी के साथ फ्लो नहीं हो सकता, आहिस्ता आहिस्ता पानी आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आएगा तो करीबी इलाकों का पहले आएगा, फिर उसके बाद वाले इलाके, फिर उसके बाद वाले इलाके। तो इस वजह से जो पीक डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जो पीक जहाँ तक भी गया है वहाँ तक वो कुछ वक्त के लिए वही मैक्सिमम डिस्चार्ज रहेगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है? क्लियर जी सर। तो ये अच्छा, अब ये जो स्ट्रीम्स है, एफिशिएंट स्ट्रीम्स, ये फर्दर किस चीज पे डिपेंड करती है, ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एरिया पे डिपेंड करती है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मीन कि हिली एरिया है या प्लेन एरिया है, सिंपल वर्ड्स। अगर हिली एरिया है तो इसमें वन वाला ज्यादा चांसेस है, और अगर प्लेन एरिया है उसमें स्लोली बारिश का पानी मूवमेंट कर रहा है तो उसमें टू वाले हाइड्रोग्राफ के चांसेस ज्यादा है। इज दैट क्लियर? जी सर क्लियर है। लास्ट पॉइंट या जो थर्ड पार्ट है हाइड्रोग्राफ का, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, यानी फॉलिंग लिम्ब। फॉलिंग लिम्ब डिपेंड्स अपॉन द कंट्रोल ऑन स्टोरेज रिलीज which itself depends upon the geological structure of the area। ठीक है। यानी अब हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ये थर्ड पॉइंट इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ तक पानी आके ये ज्यादा देर के लिए रुकता है या तेजी के साथ यहाँ से निकलता है और आगे फ्लो करता है। समझ आ रही है? कंट्रोल ऑन स्टोरेज रिलीज पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कंट्रोल किस किस्म का है। अगर यहाँ पे ज्यादा देर के लिए रुकता है तो फिर इसका मतलब है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा और रिसेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे कंडीशन ऐसी है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एरिया ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकता, पानी तेज़ी के साथ यहाँ से निकलता है, तो फिर जो पीक होगा, पीक तक पहुँचने के बाद बहुत एब्रप्टली नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, मतलब है डिस्चार्ज बहुत तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस है वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 लेक टाइम, नंबर 2 टाइम टू पीक, नंबर 3 रेनफॉल ड्यूरेशन, नंबर 4 टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस है। ठीक है। सबसे पहले ये डिफिनीशन ज़रा देखिए, फिर उसको आपको मैं ग्राफ में दिखाता हूँ तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है। इसमें सबसे पहले लेक टाइम लिखा है, दिस इज द टाइम इंटरवल फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेनफॉल एक्सिस टू द पीक ऑफ द रिजल्टेंट हाइड्रोग्राफ। ठीक है। यानी रेनफॉल के सेंटर से लेके
पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ यानी क्रस्ट ऑफ हाइड्रोग्राफ तक जो टाइम है इसको लेक टाइम कहता है, ठीक है। टाइम टू पीक है टाइम इंटरवल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेनफॉल एक्सेस, यानी रेनफॉल के स्टार्ट से टाइम लेके पीक तक जो टाइम है उसको क्या कहते हैं, उसको टाइम टू पीक कहते हैं। रेनफॉल ड्यूरेशन तो आप जानते हैं, जितने टाइम का बारिश है उसको रेनफॉल ड्यूरेशन कहते हैं, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेनफॉल टू द एंड ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। और टाइम ऑफ कंसंट्रेशन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज टाइम इंटरवल फ्रॉम द एंड ऑफ द रेनफॉल एक्सेस टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द हाइड्रोग्राफ रिसेशन कर्व। ये हाइड्रोग्राफ के हवाले से डिफिनीशन है, और ये जो दूसरी डिफिनीशन है ये है टाइम रिक्वायर्ड फॉर रन ऑफ या फॉर वाटर to travel from the hydraulically most distant point on the watershed or on the catchment area to the point of interest, ठीक है, ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने थोड़ा एक एग्जांपल कंसिडर करना है, उस एग्जांपल के हवाले से फिर ये डिफिनीशन सारे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है। फर्ज करें हमारा एक कैचमेंट एरिया है, ठीक है, कैचमेंट एरिया, लेट सपोज ये एक कैचमेंट एरिया है, ठीक है, और इस कैचमेंट एरिया में ये कोई रिवर फ्लो कर रहा है, और हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। हम यहाँ पे पानी की मेजरमेंट, डिस्चार्ज की मेजरमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं इस रिवर में, इस रिवर में पानी इस तरह फ्लो कर रहा है, ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, अभी लेट सपोज इस एरिया पे 9 o'clock पे बारिश शुरू हुई, कब, 9 o'clock पे, आज सुबह 9 बजे बारिश शुरू हुई और लेट सपोज 11 बजे तक बारिश जारी थी। तो बारिश आपको पता है जब शुरू होती है तो उसकी इंटेंसिटी पहले कम होती है, ठीक है, और फिर इंक्रीज होती है आहिस्ता आहिस्ता। लेट सपोज ये मैं आधे आधे घंटे के लिए एक एक बार प्लाट कर रहा हूँ, 30 मिनट के लिए, ठीक है, और इसी तरह फिर लास्ट में अगेन इसकी जो इंटेंसिटी है वो फिर डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम है इस एक्सिस पे, ये ग्राफ भी ज़रा गौर से देख के, इसका दूसरा नाम है, और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, ठीक है। इस ग्राफ को हीटोग्राफ कहते हैं, क्या, हीटोग्राफ, आप ज़रा सर्च करें फिर नेट में देखें हीटोग्राफ। ये हीटोग्राफ हमें बारिश का पैटर्न बताता है कि बारिश किस किस्म का है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 9 o'clock से फर्ज करे शुरू किया है, ठीक है, तो 9:30 पे इंटेंसिटी ये थी, ठीक है, क्लियर है। फिर 9:30 के बाद जो बारिश की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो गई, 10 o'clock तक इंटेंसिटी ये थी, फिर 10 से और बढ़ गया, 10 से 10:30 तक मैक्सिमम इंटेंसिटी रही ये, ठीक है, आधे घंटे के लिए, और फिर 10:30 से 11 तक फिर इंटेंसिटी कम हो गई, और वो इंटेंसिटी ये लास्ट कॉलम है। इज दैट क्लियर? जी सर, क्लियर है। ये बारिश का पैटर्न बताता है। इस ग्राफ को क्या कहते हैं, हीटोग्राफ कहते हैं, HIETOGRAF, हीटोग्राफ, समझ गए। लेट सपोज इस एरिया पे ये बारिश होता है, ठीक है, अब इस बारिश का पानी इस पूरे एरिया पे आ गया, तो इस पूरे एरिया से, इस कैचमेंट एरिया से फ्लो करेगा रिवर की तरफ, और रिवर में फ्लो करके यहाँ पॉइंट तक, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, पूरा पानी यहाँ से गुजरेगा, यहाँ तक आएगा। लेकिन इस रिवर में बारिश से पहले भी कुछ पानी फ्लो कर रहा है, बारिश से पहले भी इस रिवर में कुछ पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम इसी के ऊपर हाइड्रोग्राफ भी प्लाट करें, मैं दूसरा कलर चूज कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। लेट सपोज इसी के ऊपर मैं हाइड्रोग्राफ प्लाट कर रहा हूं, तो देखें यहाँ पे डिस्चार्ज कम है और आहिस्ता आहिस्ता देखें डिस्चार्ज बढ़ रहा है, मैक्सिमम डिस्चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है, और फिर डिस्चार्ज डिक्रीज होना शुरू हुआ, यहाँ पे फिर बारिश का इफेक्ट ख़त्म हो गया और नॉर्मल जो फ्लो है वही जारी।
ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है ग्राफ में? यस सर। इनिशियली आप देखें बारिश का इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल फ्लो है, लेकिन कुछ वक्त बाद बारिश का पानी इस पॉइंट तक पहुंच गया। जब ये पहुंच गया तो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम डिस्चार्ज इस टाइम पे आ गया, लेट्स सपोज 12 ओ क्लॉक पे। तब कि 11 बजे बारिश खत्म हुई है, लेकिन मैक्सिमम डिस्चार्ज रिवर में 12 बजे आ गया। समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। अब इसके हवाले से अगर हम लेक टाइम की डिफिनीशन को देखें और इस ग्राफ को देखें तो हमें पता चलेगा कि लेक टाइम इसमें कितना है। आपको पता है बारिश जो हमने इस एग्जांपल में ली है वो 9 ओ क्लॉक पे शुरू हुई, 11 ओ क्लॉक पे खत्म हुई। इज दैट क्लियर? आर यू विद मी? यस सर। 9 ओ क्लॉक पे बारिश शुरू हुई और 11 ओ क्लॉक पे खत्म हुई, लेकिन मैक्सिमम डिस्चार्ज जो रिवर में आया है वो कब आया है? 12 ओ क्लॉक पे। समझ आ रही है? तो अब लेक टाइम इसमें कितना होगा? देखिए लेक टाइम की डिफिनीशन जरा देखिए क्या कहता है। दिस इज द टाइम इंटरवल फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ रेनफॉल एक्सिस टू द पीक ऑफ द रिजल्टेंट हाइड्रोग्राफ। तो अब सेंटर ऑफ रेनफॉल किस टाइम पे होगा? 2 घंटे का बारिश है तो 1 घंटा इसका सेंटर होगा ना। 9 ओ क्लॉक से शुरू हुआ तो 10 ओ क्लॉक इसका सेंटर आएगा। समझ आ रही है? 10 ओ क्लॉक पे इसका सेंटर आएगा। 10 ओ क्लॉक से पीक ये है 12 तक, 12 पे पीक है ना। तो 10 ओ क्लॉक से 12 ओ क्लॉक तक जो टाइम है यानी 2 घंटे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लेक टाइम कहते हैं। अब डिफिनीशन क्लियर हो गई? जी सर। सेकेंड है टाइम टू पीक। टाइम टू पीक देखें, टाइम इंटरवल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेनफॉल टू द पीक ऑफ द रिजल्टेंट हाइड्रोग्राफ। अब स्टार्ट ऑफ द रेनफॉल, रेनफॉल किस टाइम स्टार्ट हुआ? किस टाइम रेनफॉल स्टार्ट हुआ? 9 ओ क्लॉक। और पीक कब आया रिवर में? मैक्सिमम डिस्चार्ज कब आया? 10 ओ क्लॉक। मैक्सिमम डिस्चार्ज 12 पे आया, 12 PM पे आया है। तो 12 तक कितना टाइम बनता है? ये 12 PM। 9 से 12 तक स्टार्ट ऑफ रेनफॉल 9 है और पीक 12 है, तो ये 3 घंटे इसका क्या है? टाइम टू पीक है। टाइम टू पीक इस कैचमेंट का कितना है? 3 घंटे है। लेक टाइम इसका कितना है? 2 घंटे। इज दैट क्लियर? रेनफॉल ड्यूरेशन इस एग्जांपल में कितना? 2 घंटे सर। 2 घंटे। 9 ओ क्लॉक शुरू हुआ, 11 ओ क्लॉक पे खत्म हुआ, तो 2 घंटे रेनफॉल ड्यूरेशन। क्लियर है? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन अब क्या चीज है, डायरेक्ट हम इससे मालूम नहीं, समझ आ रही है? लेकिन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन की जो लास्ट डिफिनीशन है ये वाला, इस डिफिनीशन के मुताबिक ये वो टाइम है जिसमें इस पूरे एरिया में जो सबसे दूर वाला पॉइंट है, लेट्स सपोज ये, कहाँ से दूर पॉइंट? हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। इस पॉइंट का पानी जितने टाइम में यहाँ तक पहुँचता है उस टाइम को क्या कहते हैं? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। जी सुन रहे हैं। ठीक है, दरमियान में बिजली चली गई तो उस वजह से कुछ डिस्टर्बेंस है। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? सबसे दूर पॉइंट का पानी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक कितने टाइम में पहुंचेगा। ठीक है, तो यानी असल में ये वो टाइम है जिस टाइम में इस पूरे कैचमेंट का पानी जो है वो जितने अभी पॉइंट से वो तमाम पानी यहाँ से आके गुजर गया। जब लास्ट पॉइंट का पानी पहुंचेगा तो इसका मतलब है पूरे कैचमेंट का पानी निकल चुका है। तो इसके लिए ये चीज़ भी हम हाइड्रोग्राफ से मालूम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि अगर कोई बारिश होता है इस एरिया पे तो इस एरिया में कितना टाइम लगेगा कि ये पूरा पानी यहाँ से निकल जाए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाइड्रोलॉजी या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के हवाले से। ठीक है, तो वो टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। और ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन हम किस चीज़ से मालूम कर सकते हैं? हाइड्रोग्राफ अगर हमने प्लॉट किया है तो उस हाइड्रोग्राफ से हम ये भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोग्राफ का जो रिसेशन कर्व है, जो थर्ड पार्ट है,
इसमें इस पे अगर हम इस तरह के दो टेंजेंट्स प्लॉट करें, एक ये वाला और एक इस पोर्शन का, ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट जहाँ पे टच करते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ आ रही है? तो हाइड्रोग्राफ के रिसेशन कर्व में या फॉलिंग लिम्ब में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और एंड ऑफ रेनफॉल तक जो टाइम है, यानी एंड ऑफ रेनफॉल से लेके पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन तक जो टाइम है, इन्फ्लेक्शन तक सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो एंड ऑफ रेनफॉल इस एग्जांपल में कब हुई है? 11 o'clock पे, और ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट लेट सपोज 1:30 PM पे। कब है? 1:30 PM। तो 11 o'clock से 1:30 PM तक 2:30 आवर हो गए, ठीक है, 2.5 आवर। ये 2.5 आवर इस केजमेंट का क्या है? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। यानी सर ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन दोबारा दरअसल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आगे क्लियर पिक्चर है उसमें बता दूंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ आप जहन में ये याद रखें कि एंड ऑफ रेनफॉल से लेके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक जो टाइम है हाइड्रोग्राफ में, इस टाइम को क्या कहते हैं? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब सिर्फ ये है यहाँ पे कि हाइड्रोग्राफ से हम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन भी मालूम कर सकते हैं, यानी वो टाइम भी मालूम कर सकते हैं जिस टाइम में किसी बारिश का पूरा पानी उस केजमेंट से निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। ये आपको हाइड्रोग्राफ नजर आ रहे हैं इस फिगर में? जी सर। इसमें ये जो फॉलिंग लिम्ब है, इस पे अगर हम इसके दो पोर्शन बनते हैं, एक स्टार्टिंग वाला फॉलिंग लिम्ब का स्टार्टिंग वाला पोर्शन और दूसरा एंड वाला, तो दोनों पोर्शन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट मीन स्ट्रेट लाइन, इस तरह, एक ये वाला स्ट्रेट लाइन और दूसरा ये वाला स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये दोनों जहाँ पे टच करते हैं, क्रॉस करते हैं, उस पॉइंट को इस ग्राफ में क्या कहते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहाँ पे रिसेशन कर्व का स्लोप चेंज हो जाता है। समझ आ रही है? क्लियर है? यहाँ पे इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन अगर हम इस पे खुद से ड्रा करें तो तकरीबन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम है अब यहाँ तक, यहाँ से लेके एंड ऑफ रेनफॉल, देखिए ये एंड ऑफ रेनफॉल ये, तो इस टाइम को क्या कहते हैं? TC, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोग्राफ से हम ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह सेंटर ऑफ द रेनफॉल से लेके पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ तक जो टाइम है, इसको लेक टाइम कहते हैं। क्लियर है? और इसी तरह स्टार्ट ऑफ द रेनफॉल से लेके पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ तक जो टाइम है, इसको क्या कहते हैं? TP, टाइम टू पीक। टाइम टू पीक। तो अगर आपको इस किस्म का कोई ग्राफ गिवन हो जिसमें हिटोग्राफ भी हो, जिस तरह यहाँ पे हिटोग्राफ ऊपर साइड पे प्लॉट किया है, ठीक है, इंचेस पर आवर, ये इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, ठीक है, और इस एक्सिस पे टाइम, और इसी तरह नीचे इसका हाइड्रोग्राफ है। ये हिटोग्राफ यहाँ पे भी प्लॉट कर सकते हैं इस तरह, ये लेट सपोज इसका एक पोर्शन ये हुआ और दूसरा पोर्शन इसका ये। समझ आ रही है? क्लियर है? ऊपर की जगह पे यहाँ भी हो सकता है। तो अगर आपको इस किस्म का ग्राफ गिवन हो जिसमें हाइड्रोग्राफ भी हो और हिटोग्राफ भी हो, और इसमें टाइम भी शो हो और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भी शो हो और डिस्चार्ज भी शो हो, तो फिर आप उस ग्राफ से ये तीन चीज़ें मालूम कर सकते हैं। ये याद रखें, टाइम टू पीक, ठीक है, लेक टाइम, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, और चौथा चीज है ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। इज दैट क्लियर? जी सर क्लियर है। यस सर। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोग्राफ के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक मैंने पार्ट्स बता दिए, दूसरा कंपोनेंट्स है। ये कंपोनेंट्स रन ऑफ के हवाले से है, जो रन ऑफ हमने डिस्कस किया था बड़ी डिटेल के साथ एक लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। तो उसमें मैंने आपको कुछ पोर्शंस बताए थे कि रन ऑफ यहाँ से भी पानी से भी रन ऑफ बनता है, यहाँ के पानी से भी बनता है, ठीक है। तो ये वही पोर्शंस हैं, लेकिन अब इसको हाइड्रोग्राफ के हवाले से डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोग्राफ नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ द 4 कंपोनेंट्स।
नंबर 1 इज चैनल प्रेसिपिटेशन, जो बारिश चैनल के ऊपर हो रहा है उससे भी डिस्चार्ज बढ़ रहा है ना चैनल में या रिवर में, जो रिवर के ऊपर बारिश हो रहा है उससे डिस्चार्ज बढ़ रहा है ना, लेकिन हमने रन ऑफ में उसको इग्नोर किया था क्योंकि उसका इफेक्ट कम है, ज़्यादा पानी नहीं है। दूसरा है डायरेक्ट रन ऑफ, जिसको हम DRO कहते हैं। डायरेक्ट रन ऑफ का मतलब है जो डायरेक्टली सरफेस के ऊपर फ्लो करता है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ कहते हैं। क्लियर है? जब बारिश होता है तो बारिश के बाद जो डायरेक्ट सरफेस के ऊपर पानी फ्लो करता है। तीसरा पोर्शन है इंटर फ्लो या सब सरफेस फ्लो। समझ आ रही है? जो पानी नीचे एब्जॉर्ब होके रिवर की तरफ आ रहा है लेकिन टाइम वाटर टेबल की तरफ नहीं जा रहा है बल्कि रिवर में शामिल होता है, उसको इंटर फ्लो या सब सरफेस फ्लो कहते हैं। और लास्ट वन है ग्राउंड फ्लो या बेस फ्लो, जो वाटर टेबल में पानी फ्लो कर रहा है वो अगर रिवर में आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड फ्लो या बेस फ्लो। इज दैट क्लियर? ये चार पोर्शन मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाए थे रन ऑफ के हवाले से। अभी हम इनको डिस्कस कर रहे हैं किस चीज के हवाले से, हाइड्रोग्राफ के हवाले से। तो अब हम ये देखेंगे कि हाइड्रोग्राफ में हमें इन चारों का पता चले कि ये पानी हाइड्रोग्राफ में कहाँ पे है और दूसरा पानी कहाँ पे है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा था, जो फर्स्ट वन है चैनल प्रेसिपिटेशन। चैनल प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है कि जो चैनल के ऊपर, रिवर के ऊपर बारिश हो रहा है वो बारिश, तो उसका पानी बहुत ज़्यादा कम है तो इस वजह से उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, बाकी जो तीन पोर्शंस है, DRO डायरेक्ट रन ऑफ, जो सरफेस के ऊपर आ रहा है जिसको हम सरफेस रन ऑफ भी कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोर्शन ये है। दूसरा है इंटर फ्लो वाला पोर्शन और तीसरा है ग्राउंड वाटर टेबल वाला पोर्शन या जिसको हम बेस फ्लो कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये तीनों पोर्शंस आप आ जाए और हाइड्रोग्राफ के शेप में जरा देखें। हाइड्रोग्राफ सबको नजर आ रहा है? जी सर, आ रहा है नजर। ये हाइड्रोग्राफ है, देखें यहाँ से डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है, राइजिंग लेम है, मैक्सिमम डिस्चार्ज यहाँ पे जिसको पीक फ्लो कहते हैं। ठीक है, और फिर रिसेशन लेम या फॉलिंग लेम है, इस तरह जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट में अगर हम रिवर की पानी या डिस्चार्ज देखें तो बारिश से पहले भी ये डिस्चार्ज मौजूद थी। नजर आ रहे हैं आपको ये फर्स्ट सेगमेंट? ये बारिश से पहले मौजूद है। जब बारिश शुरू हुई, बारिश का इफेक्ट आया तो क्या हुआ, डिस्चार्ज बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ तक मैक्सिमम डिस्चार्ज पहुंच गया। फिर बारिश स्टॉप है, इससे पहले स्टॉप है। ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट यहाँ तक जारी था। अब बारिश का इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, यहाँ तक खत्म हो गया तो फिर वही नॉर्मल फ्लो रिवर में जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये जो फ्लो है जो रिवर में बगैर बारिश के पानी फ्लो कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, बेस फ्लो कहते हैं। तो ये पानी कहाँ से आता है, ये रन ऑफ में भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ था, ये ग्राउंड वाटर टेबल से ये पानी आता है, इसको क्या कहते हैं, बेस फ्लो कहते हैं। ठीक है, बाकी जो तीन पोर्शंस है उसमें से एक तो हमने इग्नोर कर दिया, जो चैनल प्रेसिपिटेशन है या रिवर के ऊपर प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, लेकिन जो दो पोर्शन है, एक DRO है जिसको हम डायरेक्ट रन ऑफ कहते हैं। डायरेक्ट रन ऑफ मीन ओवर लैंड फ्लो, यानी लैंड के ऊपर जो फ्लो है, यानी सरफेस रन ऑफ, वो ये पोर्शन है। ये जो पानी है ये वाला, ये टोटल नजर आ रहे हैं आपको, ये डॉट डॉट लाइन से जुदा किया है। इस पानी को क्या कहते हैं, ये DRO है। इतना ज्यादा पानी सरफेस के ऊपर आया, सरफेस के ऊपर फ्लो करके रिवर में शामिल हुआ है और रिवर में हमने फिर मेजर किया। और जो रिमेनिंग पोर्शन है बेस फ्लो से ऊपर और DRO से नीचे, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं कि ये कहाँ से आया है, ये इंटर फ्लो से आया। इंटर फ्लो आप जानते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि किसी भी हाइड्रोग्राफ में ये तीन पोर्शंस होंगे। ठीक है, एक क्या चीज है, एक DRO है जो डायरेक्ट रन ऑफ से आता है, दूसरा इंटर फ्लो का पोर्शन है, और तीसरा जो नॉर्मल कंडीशन में रिवर में फ्लो है वो बेस फ्लो या वाटर टेबल की वजह से। ये थे कंपोनेंट्स ऑफ
हाइड्रोग्राफ। इससे आपको हाइड्रोग्राफ थोड़ा और क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोग्राफ असल में क्या चीज़ है और इसका बारिश के साथ क्या ताल्लुक है, रिवर के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, अभी इसके बाद जो है फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोग्राफ शेप है और फिर एस्टिमेटिंग रेट ऑफ रेनफॉल। तो ये जो लेक्चर है ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप इस लेक्चर को पढ़ें, इसको देखें। अभी हमारा कोई मीटिंग शुरू हो रहा है, चेयरमैन साहब बुला रहे हैं, तो इस वजह से इस लेक्चर को यहाँ पे हम एंड करते हैं। बाकी जो इसमें जो पॉइंट्स है इसको रीड करें, फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोग्राफ शेप ये भी रीड करें और एस्टिमेटिंग रेट ऑफ रेनफॉल ये भी रीड करें। इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट क्लास में जल्दी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये लास्ट नहीं है, हाइड्रोग्राफ हम पढ़ेंगे, इसमें फिर फर्दर इसके बाद एक और लेक्चर है, उस पर हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो इसके एप्लीकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में, अभी चूंकि ये लेक्चर थोड़ा रहता है तो इस वजह से नेक्स्ट वीक में ख़त्म होना मुश्किल है, यानी लास्ट वीक तक